दोस्तों, क्या अमेरिका सच में नहीं चाहता कि भारत एक दूसरा चीन बने? क्या ईरान के साथ छेड़छाड़ करके अमेरिका ने खुद एक बड़े जियोपॉलिटिकल जाल में फंस गया है? क्या रशिया और वेनेजुएला का तेल भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है? क्या वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स को कंप्लीटली रीसेट करने वाली है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले सालों में भारत ग्लोबल ऑयल ट्रेड का किंग मेकर बनेगा? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है ये चार पांच सवाल जो मेरे मन में चल रहे हैं इनका मैं जवाब भी आपको प्रेजेंट कर सकूं इस वीडियो के अंत तक। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले कुछ सालों में दोस्तों एक नैरेटिव बार बार वेस्ट की तरफ से पुश किया गया है, और वो क्या है कि इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना, भारत अगला चीन है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत ने कभी भी चीन बनने की कोशिश नहीं की। भारत का मॉडल तो कंप्लीटली अलग रहा है भैया। भारत का डेवलपमेंट पाथ अलग रहा है, और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी अलग है। और शायद इसी वजह से वेस्ट को सबसे ज्यादा तकलीफ है। क्यों? क्योंकि भारत का जो राइज हुआ है, भारत का जो उदय हुआ है, वो वेस्ट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वेस्ट के बावजूद हुआ है। अगर आप पिछले 30 साल का इकोनॉमिक डेटा देखें तो भारत की ग्रोथ लार्जली डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और सर्विस एक्सपोर्ट्स पर खड़ी हुई है। इसमें वेस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है? उतना नहीं है जितना जितना वो लोग क्लेम करते हैं। और इसीलिए अमेरिका भारत को लेक्चर देता है, रशिया से तेल मत खरीदो, चीन जैसा मत बनो। भारत का इसमें सिंपल एक जवाब है, हम अपना रास्ता खुद चूज करेंगे। यू आर नो वन टू टेल अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। थोड़ा सा एनर्जी पॉलिटिक्स को समझते हैं दोस्तों। आज की डेट में रूस भारत का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। लगभग 20% से ज्यादा तेल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, रशिया से इंपोर्ट होके आता है। और वेस्ट को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर है, क्योंकि जब यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने रशिया का तेल बॉयकॉट किया तो उनको लगा था कि रशिया कोलैप्स होकर गिर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? रशिया ने अपना ऑयल एशिया की तरफ मोड़ दिया, चीन की तरफ, भारत की तरफ। और एशिया में एक सबसे बड़ा पिवट कौन बना इस चीज का? भारत। यहां भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज की है दोस्तों। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदो, उसको रिफाइन करो, और फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूरोप को भेजो। यानी रशिया से सस्ता तेल, यूरोप को महंगा फ्यूल। और इसी को कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक आर्बिट्रेज। और इसी वजह से अमेरिका को लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी सिस्टम में एक पावरफुल प्लेयर बन रहा है, और भारत को रोको एक पावरफुल प्लेयर बनने से। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन सैंक्शंस की वजह से वो ऑयल बेच नहीं पा रहा है। करेक्ट? जब तक उस पे सैंक्शंस थे, वेनेजुएला कुड नॉट सेल ऑयल। जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल ऑक्शंस करवाने की कोशिश की कुछ दिनों पहले, मदुरो को किडनैप करने के बाद, तो उनको लगा था कि वेस्टर्न कंपनीज रश करेंगी। लेकिन हुआ क्या? किसी ने रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब वेनेजुएला के पास मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल स्टॉक में पड़ा है, और वो ऑयल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो ऑयल आएगा कहां? भारत की तरफ दोस्तों। यानी रशिया के बाद अब वेनेजुएला भी भारत को ऑयल सप्लाई कर सकता है। अब सोच के देखिए, अगर भारत को रशिया, वेनेजुएला और मिडल ईस्ट से इतने मैसिव सप्लाई मिलेंगे, तो भारत के पास ऑयल सरप्लस भी हो सकता है। भारत की डेली रिक्वायरमेंट लगभग लगभग 6 मिलियन बैरल पर डे है। अगर सप्लाई 12 से 13 मिलियन बैरल तक पहुंच गई पर डे, तो दोस्तों होगा क्या? होगा ये कि 6 मिलियन भारत खुद यूज करेगा, और बाकी रिफाइन करके एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया कैन बिकम अ नेट ऑयल एक्सपोर्टर, रिफाइंड ऑयल एटलीस्ट। यानी भारत ग्लोबल ऑयल रिफाइनिंग का हब बन सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में भारत की बार्गेनिंग पावर ड्रामेटिकली शूट अप हो जाएगी। अब बात करते हैं वेस्ट एशिया के करंट कॉन्फ्लिक्ट की। अगर पर्शियन गल्फ रीजन में टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहले इंपैक्ट कहां पड़ेगा? ऑयल सप्लाई चेन पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है, वो हमने मैंने मेरे कई सारे प्रीवियस वीडियोस में आपको इस बारे में डिटेल में बताया है। अगर यहां रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनीज शिपिंग कवर देना बंद कर देगी, और जब इंश्योरेंस बंद होता है तो शिप्स वहां से गुजरना अवॉइड करेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? ऑयल सप्लाई इज डिसरप्टेड, ग्लोबल प्राइसेस स्पाइक्ड। और यही रीजन है कि वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक इशू बन जाता है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब में। गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड करती है, लेकिन आप सोचिए उनका खाना कहां से आता है? क्या वो लोग खुद उगाते हैं रेगिस्तान में? नो, वो भी इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। लगभग लगभग 80% खाने पीने का आइटम गल्फ कंट्रीज में इंपोर्ट होकर आती हैं। और अगर ये सप्लाई रूट डिसरप्ट हो गए तो उनके लिए खाना तक लाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए गल्फ कंट्रीज एक डेंजरस स्ट्रेटेजिक डायलेमा में हैं। ईरान को सपोर्ट करें ना करें, ईरान को शांत कराएं या ना कराएं। एक तरफ सिक्योरिटी, दूसरी तरफ इकोनॉमी। और अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक गए दोस्तों, तो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स खत्म, पूरी तरह खत्म। थोड़ा सा ईरान को समझिए। ईरान की स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ईरान कोई कन्वेंशनल मिलिट्री पावर नहीं है, और अगर है भी तो यूएस और इसराइल जैसा कन्वेंशनल मिलिट्री पावर नहीं रखता है ईरान। लेकिन ईरान एक असिमेट्रिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। व्हाट इज असिमेट्रिक वॉरफेयर? ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल सैचुरेशन, स्वॉर्म अटैक्स, ये सब में ईरान एक्सपर्ट है। स्पेशलिटी है ईरान की। और जब आप सैचुरेशन अटैक्स करते हो तो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी ओवरलोड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक रेडार सिस्टम 100 टारगेट एंगेज कर सकता है, और आपके आपके साथ अगर 150 ड्रोन है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपके 50 ड्रोन टारगेट में जाके हिट करेंगे। 100 तो फेल हो जाएंगे, लेकिन 50 फिर भी हिट करेंगे। इसी को कहते हैं सैचुरेशन स्ट्रेटेजी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ रिजिम चेंज चाहता है तो उसको ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड इन ईरान। और ईरान कोई अफगानिस्तान या इराक तो है नहीं। ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, लगभग 9 करोड़ से ज्यादा ही है। उनकी जो टेरेन है बहुत ज्यादा पहाड़ी है, इट इज मोर डिफिकल्ट इवन देन अफगानिस्तान। और उनकी पूरी ज्योग्राफी जो है अफगानिस्तान से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन दिस पहाड़ी, जैसा मैंने कहा। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है, अगर कोई सीरियस इन्वेजन करना हो तो कम से कम 3 से 4 लाख ट्रूप्स चाहिए होंगे। और अमेरिका के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस। इसीलिए ये सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेंट बन रहा है या बन जाएगा। मे बी इट्स नॉट येट देयर, बट शायद वो उसी तरफ जाएगा अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करता है तो, और ईरान नहीं झुकता है तो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस पूरी सिचुएशन का बेनिफिशियरी कौन है? किसको फायदा होगा? दोस्तों, मेरे हिसाब से 2-3 देश हैं जो इसमें सबसे ज्यादा फायदा कर सकती हैं। सबसे पहला भारत, दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका। क्योंकि बताता हूं क्यों। क्योंकि ऑयल ट्रेड कंप्लीटली रिकॉन्फिगर हो सकता है, और जब भी ग्लोबल सिस्टम्स रीसेट होते हैं तो नए पावर सेंटर्स इमर्ज करते हैं। भारत बनेगा एक नया पावर सेंटर इस पूरे भसड़ का। इस बार वो पावर सेंटर एशिया हो सकता है, और एशिया में भारत हो सकता है। दोस्तों, इतिहास में कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी कंट्री की डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये वेस्ट एशिया क्राइसिस भी शायद ऐसा ही एक मूवमेंट है। अगर भारत स्मार्ट डिप्लोमेसी
और एनर्जी स्ट्रेटेजी यूज करता है, तो भारत सिर्फ एक लार्ज इकोनॉमी ही नहीं, भारत बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी हब भी बन सकता है। इंडिया हैज टू प्ले रियली रियली स्मार्ट। दैट इज द ओनली थिंग इंडिया हैज टू डू। हम कोई बुट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे हैं ईरान पे, हम ईरान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम इसराइल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम तो किसी का सपोर्ट में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल है। और वही करना है, वही खेलना है। अगर सिर्फ न्यूट्रलिटी भी मेंटेन की, देर इज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कमिंग आवर वे। भारत का वेट ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। दोस्तों, दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है अब एक ट्रांजिशन फेज में है। पुराने अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, एनर्जी रूट्स चेंज हो रहे हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक, याद कीजिए दोस्तों, रशिया भी चाहता है चेन्नई व्लादिवोस्तोक का जो रूट है वो फुल फ्लेज शुरू हो जाए। शुरू भी हो गया उस पे, तेल लाना ले जाना। सो इसीलिए कह रहा हूं, एनर्जी रूट्स चेंज हो रहे हैं और नए पावर सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं। और शायद इसीलिए आज भारत को एक चीज पर जो फोकस करना है वो है, एक ऐसा भारत हो जो सुरक्षित हो, सशक्त हो, समृद्ध हो और दुनिया का रखवाला भी हो। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी इतना हो कि भैया बस मजा आ जाए। जहां $0 हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, आज हम लोग $2.5 बिलियन तक जाने वाले हैं। और 2030 तक का मेरे ख्याल से प्लान है कि हम $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करें। बस नो वन कैन स्टॉप इंडिया, नो वन कैन। एक ऐसा भारत बनना है जो किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल सिस्टम का एजेंडा सेटर हो। दोस्तों, यहीं पर मैं इस सेशन का अंत करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो 5 प्रश्न आपके सामने सेशन की शुरुआत में रखे थे उनका जवाब मैंने आपको भली भांति दे दिया है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।